नमस्कार, नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, तो साथ ही इस मसले के हल के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। लेकिन किसान संगठनों ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी के सभी सदस्य सरकार के समर्थक हैं और खुले तौर पर इन कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को जो इशारा दिया, मंगलवार को उसे पूरा कर दिया। तकरीबन घंटे भर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लग गई, कमेटी का गठन हो गया। अब गेंद किसान संगठनों के पाले में है। उम्मीद यही कि किसान संगठन कमेटी के सामने जाएंगे और कमेटी से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तीनों नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के साथ ही इस मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का भी गठन कर दिया। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि नहीं, आपके कानूनों में खामियां हैं, गलत है, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इन कानूनों को लागू करने जा रहे हैं। विसंगति फैलाई, हिंसा को आमंत्रित किया और इससे बस विसंगति फैल रही थी। अब इन तीनों कानूनों पर आज से रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है, उनमें भूपेंद्र सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन नेता, अनिल घनवत, अध्यक्ष शेतकारी संगठन, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चरल रिसर्चर शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह मान कृषि विशेषज्ञ होने के साथ साथ अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो अनिल घनवत महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को अपना समर्थन दे चुका है। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। गुलाटी भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए सलाह देने वाली सलाहकार समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। वो हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित ये कमेटी 10 दिनों के भीतर अपना काम शुरू करेगी और 2 महीने के भीतर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। तो साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन उनका कहना है कि उनकी मांग कानून पर रोक नहीं, बल्कि कानूनों की वापसी है। लिहाजा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा और किसान संगठन इस कमेटी से कोई बात नहीं करेगी। ये आंदोलन क्या उसी तरीके से जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, जब तक कानून रद्द नहीं होते, या अभी बीच का रास्ता आने दो ना भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट को आप बीच में जाओगे और फोरको के बात मानोगे तो वो तो बात माननी चाहिए, लेकिन क्या उनका फैसला आता है, क्या अपनी कमेटी का निर्णय होता है, वो बहुत सी चीजें कहने की नहीं होती। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी इच्छा के खिलाफ है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार के साथ है और जब तक कानून रद्द नहीं होते, तब तक वो अपनी जंग जारी रखेंगे। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन के 48वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका दिया, तो वहीं किसानों को राहत दी। लेकिन कानूनों को रद्द कराने पर अडिग किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार नहीं मानी तो वो लोहड़ी ही नहीं, बल्कि होली भी यहीं मनाएंगे। प्रशांत देव और कुंदन सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने तीखे तेवर में फुल फॉर्म में दिखने की कोशिश की है, तो उनकी सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब माफिया की जहरीली शराब ने 12 लोगों की जान ले ली है। चंद अफसरों पर कार्रवाई कर सरकार खानापूर्ति में लगी है। लॉकडाउन के दौरान एमपी में जहरीली शराब से 24 मौतें पहले ही हो चुकी हैं और अब मुरैना में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है।
ऐसे में एक तरफ एमपी की जमीन पर अवैध शराब माफिया सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भरी सभाओं में जमीन में गाड़ देने का बयान देकर माफिया को डराने की कोशिश में जुटे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद लाशों को सड़क पर रखकर चक्का जाम की ये तस्वीरें एमपी के मुरैना की हैं। बीते 24 घंटों में जहरीली शराब ने मुरैना में 1-2 नहीं बल्कि 12 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया और 6 लोग फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मुरैना के बागचीनी और सुमावली में पान की दुकान की तरह बिकती अवैध जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया है। इस घटना के बाद सूबे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 7 संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कुछ नाम और दिए थे, तो पूर्व में प्रथम दृष्टया 4 नाम थे, फिर इन्हीं के परिजनों के और नाम दिए हैं, तो अब 7 नाम अपराध में संदिग्धों में आ गए हैं। इनके विरुद्ध भी हम लोग संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौतों के बाद सीएम शिवराज ने बागचीनी थाना प्रभारी और 2 बीट प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी को भी नाप दिया। सीएम शिवराज ने सख्त लहजे में कहा, जो कोई जांच में दोषी पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाकी तथ्य जैसे आएंगे, चाहे किसी का दोष या लापरवाही हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो पीड़ित परिवारों से मिलकर इसकी जांच रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए सवाल पूछा है कि लापरवाही पर टांगने और गाड़ने का दम भरने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज में गांव-गांव में राशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन जहरीली शराब यकीनन मिल रही है। आज हमारी गांव में राशन नहीं मिल रहा, पर शराब जरूर मिलती है, और वो भी जहरीली शराब। मुरैना जहरीली शराब कांड की जांच शुरू कर इस मामले में सरकार ने समिति गठित की है, जिसके बाद इस मामले में और भी अफसरों पर गाज गिर सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का ये कोई पहला मामला नहीं है। कोरोना काल के दौरान ही रतलाम और उज्जैन में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरैना से करतार सिंह के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर कांग्रेस में पनपा आक्रोश थम नहीं रहा है। पटना के सदाकत आश्रम में आज जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस को शर्मसार कर दिया। पार्टी प्रभारी की मौजूदगी में हो गया बवाल। एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने लगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कुरुक्षेत्र बन गया बिहार कांग्रेस का कार्यालय। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास के साथ। बिहार कांग्रेस मुख्यालय यानी पटना के सदाकत आश्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सूबे के पार्टी प्रभारी भक्त चरण दास पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी अचानक हंगामा हो गया। बोलने को लेकर कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। नौबत मारपीट की आ गई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां उछालने लगे। पहली कुर्सी किसान मोर्चा के नेता राजकुमार सिंह ने उछाली और फिर ये सिलसिला बन गया। तथाकथित कोई व्यक्ति, वो भी अपने आप को किसान संगठन के ही व्यक्ति कह रहे थे, जिसको किसान संगठन के लोगों ने नकारा। वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन किसान संगठन में वो नहीं थे, तो उसको ही किसान संगठन के लोगों ने बाहर किया। उसी को हंगामा का रूप दिया गया है। वो बोलने का प्रयास कर रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। बिहार का प्रभार मिलने के बाद जब भक्त चरण दास सोमवार को पटना पहुंचे, तब भी कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा किया था। जेडीयू अब कांग्रेस की कलह पर चुटकी ले रही है, कह रही है गुटबाजी कांग्रेस को बर्बाद कर देगी। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है और उससे निपटने की कोई कार्य योजना कांग्रेस के समक्ष नहीं है। एक बड़े बिखराव की ओर अग्रसर कांग्रेस की आज जो बदहाल स्थिति है, उसका परिचय आज मिल गया है।
हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस ने पार्टी के भीतर ही गुटबाजी को और बढ़ा दिया और इससे विरोधियों को कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल गया। कांग्रेस की कोई न नीति है, न कोई कल्चर है, न कोई सिस्टम है। वहाँ किसी की प्रतिष्ठा बची ही नहीं। सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भविष्य का नेता बनाने के लिए इतने लोगों को बरगलाया जा रहा है। गुटबाजी खत्म करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए आलाकमान ने भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। 3 दिन पटना में रहकर उन्हें आलाकमान को कांग्रेस की बदहाली पर रिपोर्ट देनी है। लेकिन इस मंजर का संदेश यही है कि बिहार कांग्रेस को संभालना भक्त चरण दास के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और गुटबाजी के कारण हंगामा पार्टी की नियति बन गई है। पहले से मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अजब ही नजारा दिखा। सत्तारूढ़ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने युवा बेरोजगार दिवस मनाकर बूट पॉलिश की। बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराया। तो वहीं बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने पूछा, राज्य सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही? युवा दिवस पर बूट पॉलिश करने लगे नौजवान। मकसद ये बताना था कि देश के युवा बेरोजगारी से त्राही त्राही कर रहे हैं। बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़कर रख दी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने जब छात्र छात्राएं राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस पर जमा हुए तो राजनीति का रंग भी चढ़ गया। कैंपस में मौजूद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान छात्रों के अलग अलग गुटों में सियासी छींटाकशी हुई। जबरदस्त पुलिसिया तैनाती के बीच एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों का एक समूह यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बूट पॉलिश करने बैठ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रोजगार को तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके कारण शिक्षित युवा भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे ये लोग बेरोजगारी पर राज्य सरकार का बचाव करते दिखे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश का युवा लगातार बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। आज उन युवाओं के पास में पकोड़े तलने, बूट पॉलिश करने, पंचर लगाने, इनके अलावा कोई रोजगार ही नहीं दे पा रही केंद्र सरकार। इधर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन को नौटंकी बताया। राजस्थान में नौकरियों की कमी के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार को कसूरवार ठहराया। एबीवीपी की तरफ से भी यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया गया है। एनएसयूआई मुख्य गेट के बाहर खड़ी होकर यहाँ पर रोजगार की मांग कर रही है। अब एबीपी वाले क्या कहते हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एबीपी वाले इस पूरे इशू पर क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जहाँ जन्मोत्सव है, आप उस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जो विवेकानंद जी के आदर्शों पर इनको चलना चाहिए, ये लोग जो सामाजिक असामाजिक तत्व यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस राजस्थान विश्वविद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्यक्रम करती है, तो वो एकमात्र एनएसयूआई करती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर सरकार दे सकती है तो दीजिए ना। केंद्र क्या इनके हाथ पकड़ रही है? केंद्र क्या इनको हाथ पकड़ के मना कर रही है कि आप रोजगार मत दीजिए? स्टेट गवर्नमेंट आप देखिए लेटेस्ट में कितनी भर्तियां कैंसिल करी है इन लोगों ने। यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा ये सभी छात्र बेहतर भविष्य का सपना संजोए यहाँ आते हैं। उम्मीद यही होती है कि डिग्री लेकर निकलते वक्त एक नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अधिकांश युवाओं का ये सपना ही रह जाता है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र को बहाल करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा माजरा क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। धर्मनिरपेक्ष नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। चीन की चाल में फंसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली की साजिशों से वहां हिंदू सनातन धर्म के लोगों का दमन उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन अब सनातन हिंदुओं ने ठान लिया है कि वो फिर से नेपाल का गौरव वापस करें, फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए। राष्ट्रीय एकता अभियान के नेताओं ने इसका बीड़ा उठा लिया है। जो संविधान में धारा है धर्मनिरपेक्षता, उसको जला करके निरंतर पश्चात आंदोलन में हम लोग हैं और राष्ट्रीय एकता अभियान इस देश को जन जन तक पहुंच करके जनता को जोड़ करके अपने आंदोलनों से नेताओं को दबाव सिर्जना करके संविधान में संघीय हिंदू गणतंत्र के व्यवस्था करने के लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं।
बीते 3 दिनों से नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में जनता हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जनकपुर, राजबिराज, विराटनगर और छापा में लोग चीन और नेपाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन नेपाल की ओली सरकार इन प्रदर्शनों को अनदेखा कर रही है। कुछ नेताओं ने बिना जनता का राय जाने हुए अपने स्वार्थ में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, जो तभी से इसके लिए जनता यहाँ का असंतुष्ट रहा है, क्योंकि जिस देश में 83% हिंदू हो वहाँ हिंदू राष्ट्र क्यों न हो। 13 साल पहले नेपाल में राजशाही खत्म होने के साथ ही दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बनाए गए नेपाल के नए संविधान में वही सब लिखा गया जो चीन चाहता था, और तब से अब तक वहाँ सनातन हिंदू पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन संसद भंग करने के केपी ओली के फैसले के बाद नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। नेपाल के मुख्य शहरों से लेकर गांव तक अब धर्मनिरपेक्ष को खत्म करने और हिंदू राष्ट्र को कायम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नेपाल के राष्ट्र एकता अभियान के तहत राष्ट्र एकता अभियान के अध्यक्ष सहित पूरे जनता अब इसका विरोध कर रहे हैं और प्रमुख शहरों में रैली निकालकर हिंदू राष्ट्र कायम करने का नारा लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नॉन स्टॉप एट